सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो आज हम केंद्रक को पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना को भी पूरी डिटेल में देखेंगे और उसके कार्य। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना। जैसे कोशिका की खोज बोलेगा तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रत्येक केंद्रक एक क्लियर व पतली डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले तरल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ठीक है, जो आपस में जुड़कर न्यूक्लियर रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक यानी ट्रू सेल पाया जाता है और सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हैमरलिंग ने पहली बार बताया कि न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। ये जो पहले बार बताया किसने? हैमरलिंग ने। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस की संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस मेनली ये 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम और लास्ट में न्यूक्लियोलस। ठीक, तो अब हम न्यूक्लियस की संरचना को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें देखेंगे न्यूक्लियस के सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली की समान संरचना पाई जाती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे कैरियोटिका भी कहते हैं। ठीक है, कैरियोटिका, ये कैरियोटिका शब्द कैरियन से आया है क्योंकि कैरियन का मतलब केंद्रक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोकैरियोटिका और इनर मेम्ब्रेन को एंडोकैरियोटिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों मेम्ब्रेन की मोटाई 70 से 90 एंगस्ट्रॉम तथा दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इस दूरी को ही यानी इसके दूरी के पीछे जो स्पेस पाया जाता है उसी स्पेस को ही पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंतःप्रद्रवी जालिका से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका से उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र पाए जाते हैं। इनकी संख्या 10,000 तक होती है। इन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से ही विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म के बीच होता है। तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ बोला गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स छिद्र पाए जाते हैं। इनकी संख्या 10,000 तक होती है। ये तो छोटे छोटे जो रेड कलर की जो बिंदी जो संरचना दिखाई दे रही है यही है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसकी संख्या 10,000 तक होती है, ये न्यूक्लियर पोर। अब देखेंगे, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से ही विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच होता है। ठीक है, यानी केंद्रक और जीवद्रव्य के बीच जितने भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से ही होता है। इसके बाद हर न्यूक्लियर पोर में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एनालस कहते हैं। ठीक है, एनालस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड यानी अर्ध तरल और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स यानी एक दानेदार संरचना होती है। दूसरा पॉइंट, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैरियोलिम्फ। इसके बाद इसके अंदर क्रोमेटिन धागे और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन धागे और न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन से बने बहुत सारे धागे जैसी संरचना पाई जाती है जो मिलकर एक नेट जैसी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, नेट मतलब जाल के समान। इसे न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन धागों से
बने बहुत सारे धागे जैसी संरचना पाई जाती है जो मिलकर एक नेट यानी जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इसे न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पाए जाने वाले क्रोमैटिन डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है यूक्रोमैटिन और दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये है इसका चित्र, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रक के कार्य। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। अब हम देखेंगे केंद्रक के कार्य यानी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रक कोशिका का मात्र सामान्य अंग नहीं है, बल्कि यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। ठीक है, कोशिका में जितने पदार्थों का नियंत्रण है वो केंद्रक के द्वारा ही होता है। समसूत्री विभाजन में सक्रिय योगदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। ठीक है, जो जितने भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए, उसमें जो भी सूचनाएं होती है वो सब केंद्रक के अंदर ही निहित होती है और केंद्रक के द्वारा ही एक संतान से मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण आनुवांशिक का केंद्र ही केंद्रक है, जिसमें गुणसूत्र, डीएनए व जीन्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए की पुनरावृत्ति एवं अनुलेखन क्रियाएं केंद्रक में ही होती है। ठीक है, तो ये थे इसके कार्य। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने न्यूक्लियस को डिटेल में देखा। अगर आप बीएससी फर्स्ट, सेकंड या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपको केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के नोट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।